नमस्कार। यदि इतिहास सिर्फ पुस्तकों में होता तो सोमनाथ की लहरें और अयोध्या की गलियां आज भी हमें प्रश्न क्यों देती? क्या किसी मंदिर का टूटना, क्या ये सिर्फ अतीत की घटना होती है या वो किसी सभ्यता की स्मृति पर भी आघात होता है? और जब वही सभ्यता समुद्र के किनारे उन्हीं लहरों से उठकर टूटी हुई शिलाओं की ओर बढ़ती है, थपथपाती है, तो सदियों बाद अयोध्या में फिर आकार लेती हैं स्मृतियां, प्रेरणा के पुंज। तो ऐसे में क्या ये बदले की कहानी है या इतिहास के परिमार्जन की महागाथा? आज न नारों की परख होगी न आस्थाओं की, आज हम परखेंगे सोमनाथ से अयोध्या तक उस इतिहास को जो सिर्फ बीत नहीं गया बल्कि आज भी हमसे संवाद करता है। कभी कभी इतिहास सिर्फ पुस्तकों में नहीं मिलता, वो शिलाओं पर लिखा होता है, पत्थरों पर, खंडहरों में और कभी कभी ध्वंस में भी। गुजरात के पश्चिमी तट पर प्रभास पाटन में जब अरब सागर की लहरें सोमनाथ के तट से टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो किसी टूटे हुए वाक्य को बार बार पूरा करने का प्रयास कर रही हो। कोई पन्ना जिसे पलटना ज़रूरी है, जिसे पढ़ना ज़रूरी है। जी हाँ, सोमनाथ वही पन्ना है। 1000 वर्षों तक ये पन्ना आधा खुला रहा, आधा अधूरा पढ़ा गया, आधा दबा दिया गया। किंतु आज़ादी के बाद और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालखंड में उस पन्ने को इतिहास की धूल से निकालकर पूरा पढ़ने का प्रयास हुआ है। क्यों? क्योंकि सोमनाथ केवल एक मंदिर मात्र नहीं है, वो भारत की स्मृति स्थली है, यादों का गलियारा है, इतिहास का झरोखा है। एक ऐसी स्मृति जो घायल भी करती है, झकझोरती भी है और उठ खड़े होने की शक्ति देती है, बताती है, याद दिलाती है कि तुम कौन हो, चोट कैसी भी लगी हो, तुम खड़े हो सकते हो। आज हम इतिहास की उन्हीं गलियों से एक कठिन, संवेदनशील और असुविधाजनक यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा में हम समझेंगे उस इतिहास को, उस व्यथा कथा को। क्यों सोमनाथ भारतीय संस्कृति पर पड़े आघात का एक शिलालेख है। हम समझेंगे क्यों इस शिलालेख को एक राष्ट्र के रूप में हमें पढ़ना चाहिए। हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे गुजरात के इस समुद्री तट से बहुत दूर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में खड़ी हुई एक नई संरचना इसी ऐतिहासिक पीड़ा का एक उत्तर बनकर सामने आती है। नाम सुनते ही मन में एक रोमांच का भाव आता है। क्यों? क्योंकि सोमनाथ का नाम द्वादश ज्योतिर्लिंग परंपरा में सबसे पहले आता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च। ये पहला केवल क्रम का संकेत नहीं है, ये बताता है कि आस्था, भूगोल और पहचान भारत में कैसे एक दूसरे से गुथे हुए हैं। किंतु इतिहास की विडंबना देखिए, जिस स्थान को परंपरा पहले के रूप में, प्रथम रूप में स्मरण करना चाहती है, याद रखती है, उसी स्थान को बार बार पहले आघात के प्रतीक के रूप में भी स्मरण किया जाता है। वर्ष था 1026, आज 2026 है। ठीक 1000 साल पहले की बात है। गजनी का महमूद सोमनाथ पहुंचा, इस पावन मंदिर को अपवित्र किया, ध्वस्त किया, लूट हुई, हिंसा हुई। इतिहासकारों के विवरण बताते हैं कि ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक संपन्न सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी था। इस ध्वंस की स्मृतियों में समाज की चेतना में रिश्ती रही, टीस मिटी नहीं, आंखें भीगी रहीं। आघात का अर्थ सिर्फ पत्थरों का टूटना नहीं होता। आघात अधिक पीड़ादायक हो जाता है जब किसी समाज के अर्थ टूटते हैं, प्रतीक टूटते हैं, प्रवाह टूटता है, निरंतरता टूटती है, आस्था टूटती है,
मंदिरों पर हमले समाज में केवल धार्मिक अपमान नहीं बल्कि सांस्कृतिक अपमान के रूप में याद रखे गए। किंतु इतिहास की एक जिम्मेदार दृष्टि ये भी कहती है कि मध्यकालीन अभियानों में धर्म, सत्ता, धन, प्रतिष्ठा और रणनीति ये सब एक साथ काम करते थे। इसलिए एक ही कारण थोप देना इतिहास को सरलीकृत करना होगा, पूरी समझ नहीं बन पाएगी। और ऐसे में संतुलन यही है कि पीड़ा की स्मृति को नकारा न जाए और नहीं घटनाओं को आक्रांताओं द्वारा लिखे गए संकीर्ण इतिहास में कैद कर दिया जाए। इसी संतुलन का, इसी समझ का, इसी सबक का प्रतीक है सोमनाथ। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, किंतु समाज की आस्था वो नहीं तोड़ पाया, वो आस्था नहीं टूटी। सदियों तक उस आस्था ने मंदिर की पावनता को, पवित्रता को बनाए रखा। ध्वंस की बात एक है, उसके बाद में कहानी का निर्णायक मोड़ आता है। भारत स्वतंत्र हुआ और प्रश्न उठा, क्या टूटे हुए मंदिर फिर से खड़े होंगे? 1951 में सोमनाथ का पुनर्निर्माण साकार होता है। पूरा समाज, पूरा राष्ट्र उसके साथ था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी और अन्य नेताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन ये केवल मंदिर निर्माण भर नहीं था, इस बात पर पूरी बहस बन गई। बहस राज्य और धर्म की दूरी की थी, संस्कृति और आधुनिकता की थी। ये भारत की वैश्विक छवि की चिंताओं की बात की तरफ इस बहस को ठेल दिया गया। यहीं जवाहरलाल नेहरू का पत्राचार सामने आता है। नेहरू जी कहते हैं, मुझे इस बात की चिंता है कि देश विदेश में ये धारणा न बने कि सोमनाथ समारोह सरकारी मामला है। संसद में प्रश्न उठेंगे और सरकारी खर्च उचित नहीं लगेगा। नेहरू का मानना था कि राज्य को धार्मिक प्रतीकों से दूर रहना चाहिए, परंतु सब लोग नेहरू जी की तरह नहीं सोचते थे। इसके विपरीत राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए और पूरे भारत के बड़े समाज के लिए एक सांस्कृतिक और सामाजिक अवसर था, बहुत बड़ा मौका था। वो भारतीय समाज से जुड़े हुए थे, अपनी आस्था से जुड़े हुए थे, अन्य पूजा स्थलों पर भी जाते थे। उन्होंने इसे एक नैतिक रूप से उचित माना था। किंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने राष्ट्रपति को सोमनाथ के उद्घाटन से दूर रहने को कहा। यहाँ दो विचार या कहें कि दो भाषाएं सामने आती हैं। एक भाषा और व्याकरण है राज्य और सेकुलर छवि का, दूसरी भाषा और व्याकरण है समाज और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का। और जब एक ही घटना दो भाषाओं में पढ़ी जाती है, यहाँ दो विचार या कहें कि दो भाषाएं, दो व्याकरण सामने आते हैं। एक भाषा, एक व्याकरण है राज्य और सेकुलर छवि का, दूसरा समाज और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का। और जब एक ही घटना दो भाषाओं में, दो व्याकरणों में, दो तरह से पढ़ा जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, तो इतिहास केवल घटना नहीं रहता, वो बहस बन जाता है। ये कहना आवश्यक है कि उस समय की कांग्रेस एक स्वर में नहीं बोलती थी। गांधी, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, सभी की दृष्टियां अलग अलग थीं। नेहरू की प्राथमिकताओं में आधुनिकता की उनकी व्याख्या, संस्कृति से ऊपर सेकुलरिज्म को रखने की जिद और उस सबसे अलग अंतर्राष्ट्रीय छवि मेरी कैसी है, कैसी छवि लेकर मुझे आगे बढ़ना है, इस चिंता को केंद्र में रखकर नेहरू जी आगे बढ़ रहे थे। और यही वो बिंदु था जहां व्यक्ति और संगठन के भीतर की विडंबना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कई बिंदु हैं। पहला बिंदु है, सभ्यता स्तर पर भारत में मंदिर सिर्फ पूजा उपासना के स्थल नहीं थे, वो शिक्षा, कला, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संगठन के केंद्र थे। दूसरी बात है, राजनीतिक स्तर पर प्रतीकों पर आघात विजित समाज का आत्मविश्वास तोड़ने की रणनीति रहा है। तीसरा बिंदु है, आधुनिक भारत के स्तर पर हम 1026 भी देखते हैं, 1951 भी देखते हैं,
आज 2026 भी देखते हैं। घाव भी हैं और उठ खड़े होने की जिजीविषा भी, संकल्प भी, इस समाज की शक्ति भी। गुजरात से उत्तर प्रदेश, बात अयोध्या की। राम मंदिर का निर्माण बहुतों के लिए लंबी ऐतिहासिक पीड़ा, सामाजिक संघर्ष और न्यायिक प्रक्रिया के बाद पुनरुत्थान का प्रतीक बनता है। किंतु इस पूरी यात्रा में, उस पूरी पीड़ा में एक प्रक्रिया से गुजरने का धैर्य भी दिखता है। परिमार्जन की शर्तें हैं, संवैधानिक प्रक्रिया, सामाजिक शांति, नागरिक समानता, घाव का उपचार। घाव का जो उपचार है वो नए घाव पैदा करके नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि कुछ के लिए एक सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का प्रतीक है राम मंदिर। और यहीं सोमनाथ की बहस फिर से उपयोगी हो जाती है। कल्पना कीजिए 1951 की दिल्ली, एक और प्रधानमंत्री जो दुनिया में अपनी छवि को लेकर भारी चिंतित हैं, दूसरी ओर राष्ट्रपति जो समाज की आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखते हैं, और बीच में समाज समुद्र की लहरों की तरह टूटता है, सिर पटकता है, अपनी पीड़ा बताता है और फिर लौट जाता है। उस समय की सरकार समाज से शायद कट गई थी, अपने नेतृत्व के कारण कट गई थी। समाज जो कहना चाहता था, सरकार वो समझने को तैयार नहीं थी। सोमनाथ हमें सिखाता है कि स्मृति को संभाल कर रखना आवश्यक है, क्योंकि अगर स्मृति बदले की भाषा बन जाए, पलटवार की भाषा बन जाए, तो इतिहास फिर से घाव बन जाता है। और अगर स्मृति को दबा दिया जाए तो घाव अंदर ही अंदर रिश्ता रहता है, बढ़ता रहता है। भारत को दोनों से बचना है। सोमनाथ को पढ़ना है, अयोध्या को निभाना है। एक ऐसे भारत के लिए जो अपने अतीत को जानता है और अपने भविष्य को साझा बनाता है, सबको साथ लेकर चलता है। इतिहास के सबक हमारे भविष्य का आधार बनेंगे। उन सबकों को, उन घटनाओं को ना भूलें। इतिहास के झरोखे से झांक कर देखें, आपको एक और सोमनाथ दिखेगा और भविष्य जगाता हुआ अयोध्या का राम मंदिर भी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे परख में किसी और विषय के साथ।